नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हुआ था और आज दूसरे चरण का चुनाव 8 सीटों पर हुआ है। इन 8 सीटों पर क्या रुझान रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर निर्भय सिंह है और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, क्या 8 सीटों पर आज चुनाव हुआ है, इन 8 सीटों पर आप क्या देखते हैं? क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी। तो अब क्या एनालिसिस है? देखिए 2019 का चुनाव अलग था, उसमें पुलवामा जैसी घटना कराई गई थी। तो उसके बाद जो उत्साह लोगों में पैदा हुआ था तो उसका वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हाई गया था। लेकिन प्रथम चुनाव में भी आप देखते हैं कि पिछले चुनाव की अपेक्षा 7 से 8% कमी हुई थी और सेकेंड में प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक भाषण के बाद भी वोट जो परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, जो भाजपा को उम्मीद रही होगी, वो चीज़ बढ़ा नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट परसेंटेज घट रहा है इसके इसके सबसे बड़े कारण में एक है कि भाजपा और आरएलडी का गठबंधन। क्योंकि पिछले 5 साल से भाजपा और अतन आरएलडी के कार्यकर्ता एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकाएक सब लोग दिल से दिल मिल जाएगा। अभी आपको बागपत में आप देखें कि किस तरह से लड़ाई हुई थी, उसके वीडियो वायरल हुए थे। क्योंकि प्रथम चुनाव में जिस तरह से जाट वोटरों ने भाजपा की तरफ वोटिंग नहीं की है, कहीं न कहीं इसका प्रभाव सेकेंड फेज पर, खासकर बागपत के सीट पर उसका पड़ा है। तो आप देखेंगे कि अब वो मामला 2019 वाला नहीं है, अब कांटे की टक्कर है। जैसे मेरठ, बागपत, अमरोहा, गाजियाबाद, ये सारी सीटें आपको क्लियर कट नहीं, सारी चीजें। और जो राजनीतिक जो गठजोड़ जो हुआ था, इसमें मायावती का बड़ा बढ़िया रोल है। मायावती ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि पिछली बार जहां पे हाथी का सिंबल नहीं था, एक बहुत बड़ा वोटर कमल की तरफ गया था। लेकिन आप जानते हैं कि जो बसपा का वोटर है वो उसका बेस वोटर है, जहां पे उसका सिंबल होगा वो अपने सिंबल को छोड़ के कहीं नहीं जाता है। तो ये चुनाव जो है वो एक तरफा कुछ नहीं है। आप एकदम आप कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में बीजेपी से जो रामायण धारावाहिक के अरुण गोविल जी हैं, और उसमें और सपा से बात करें तो वहाँ पे एक दलित चेहरे को उतारा है। तो आप किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? वहाँ पे चूंकि सबसे बड़ी जो शिकायत है मेरठ वासियों की ये है कि हमको यदि अपने सांसद से मिलना होगा तो क्या हम बम्बई जाएंगे? और अभी तक का बहुत कम ही जो अभिनेता जो अभिनेता से नेता बने हैं, उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। तो जनता के मन में ये भी है कि मतलब अभी तक चाहे वो सुनील दत्त हो, मतलब खैर सुनील दत्त तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे हेमा मालिनी हैं और बहुत सारे ऐसे जो नायक थे अपने फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन राजनीति में आए लेकिन वो फ्लॉप हो गए। तो मेरठ की जनता भले वो रामायण में एक अभिनय किए हैं, लेकिन वो राम नहीं है। ठीक है, राम होना और अभिनय करना अलग चीज है। शाहरुख खान बहुत सारे रोल करते हैं, ठीक है, लेकिन शाहरुख खान सिगरेट भी उड़ाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग आम जनता इस बात पे मतलब आपको वोट करेंगे कि आप सीरियल में राम का रोल किए हैं। तब तो आपको 50 तरह के रामायण बने हैं, सारे कैंडिडेट को उतार दो, फिर राम को उतार दो, लक्ष्मण को उतार दो, भीम को उतार दो, नकुल को उतार दो, कृष्ण को उतार दो, सबको उतार दो, तब तो तुम सारे सीट जीत जाओगे। तो ये कोई राजनीति में ये फार्मूला नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक राजपूत फैक्टर भी चलाया था कि मेरी पत्नी है राजपूत है। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है वहाँ के राजपूतों पर? अब आपको राजपूत इतना बेवकूफ नहीं रह गया है। क्योंकि राजपूत जब योगी जी और आपको राजनाथ सिंह प्रथम चरण के चुनाव में 5 रैलियां कर चुके थे, सहारनपुर और आपको मुजफ्फरनगर शामली में मिला के, शामली में उनका आपको 16 तारीख को जो सभा थी, आप देखे कितनी भीड़ थी। छोटे से ग्राउंड में उनका कार्यक्रम हुआ। तो अब वो बात नहीं है। सब अब आपको राजपूत ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सिंपैथिकल नहीं है कि आप उसके भावनाओं को उभार के और एक तरफा आप कर लेंगे। अब वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना जानता है। तो अब अपने वो स्वाभिमान से लड़ाई नहीं करेगा। और इसका खमियाजा आपको इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कैराना और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में तो भाजपा झेली ही झेली। अब भाजपा मेरठ और आपको गाजियाबाद, अमरोहा, हर जगह झेलेगी। राजस्थान से लेके गुजरात, पूरे भारत भर में, बिहार में झेल रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा को लगता था कि राजपूत समाज हमारा एक बंधुआ मतलब मजदूर है और इसको हम भले इसको इसके मान सम्मान न रखें,
क्योंकि अकबर कहा था कि भाई राजपूतों को क्या चाहिए, तो बीरबल ने कहा कि इनको सम्मान चाहिए और ये युद्ध करना जानते हैं। तो बीरबल ने और आपको अकबर ने वो चीज को समझते हुए ही वो हर क्षेत्र में आपको राजपूत समाज को बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर और समझौते और सारे रिश्ते कायम किए थे। तो इस सरकार ने आप देखते हैं कि जब भाजपा का झंडा कोई उठाने वाला नहीं था तब राजपूत समाज इसके लिए लड़ा था, लेकिन जिस तरह से अनदेखी की गई अब राजपूत समाज वो नहीं। गाजियाबाद की अगर हम बात करें, गाजियाबाद से बीजेपी ने अग्रवाल को टिकट दिया है और कांग्रेस से डोली शर्मा जी यहाँ पर वीके सिंह का टिकट काट दिया। उसमें राजपूत समाज वहां पर काफी साटा चौरासी लगती है, काफी विरोध उसमें देखने को मिला। तो क्या लगता है आपको गाजियाबाद सीट पर किस तरीके से देखते हैं गाजियाबाद सीट? देखिए, पहले तो बीके सिंह का टिकट काटने का कोई औचित्य नहीं था भाजपा को, वो 5 लाख वोट से जीते थे और राजपूत समाज वहाँ पे 5 लाख है। ठीक, तो भाजपा तो जब जनरल बीके सिंह का जब टिकट काटा तभी वहाँ पे वो आधी चुनाव हार गई थी। ठीक है, फिर आप ऐसे कैंडिडेट को दे रहे हैं जिसके चारों मतलब आपको हाथ पैर सब भ्रष्टाचार में और माफियागिरी में डूबा हुआ है। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे बगल में भ्रष्टाचारी हमारा ताप नहीं झेल सकता, और एक तरफ आप ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं जो बहुत सारे तमाम भ्रष्टाचार और आपको आपराधिक मामलों में नाम दर्ज है उसका। तो कहीं न कहीं आपको जो असंतोष है वो उनके खिलाफ था, और वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहा है कि जो लोग नाराज थे वो वोट देने ही नहीं गए। वोटिंग परसेंटेज वहाँ का 48, 47, 48, 49% के लगभग है। तो ये साफ दर्शाता है कि जो लोग अगर सपा को नहीं भी देना चाहते थे वोट, तो वो भाजपा को भी नहीं दिए, वो उनसे नाराज थे, और इसका फायदा आपको सीधे तौर पर गठबंधन के कैंडिडेट को मिलेगा। अमरोहा की बात करें, वहां पर बसपा से दानिश अली जी पहले जीते थे, इस बार कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं अमरोहा साहब की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अमरोहा मैंने आपको बताया ना कि अमरोहा चूंकि वो पहले जीत चुके हैं, और जिस तरह से दानिश अली के साथ भाजपा संसद में पेश आई थी, उसके सांसद पेश आए थे, तो वो साफ दर्शाता है कि जनता का जो उनके क्षेत्र में जनता का जो मनोभाव है वो दानिश अली के साथ है। ठीक है, कांग्रेस का वहाँ पे एक बड़ा जनाधार भी है, और दानिश अली एक स्वच्छ साफ छवि के नेता हैं। और भाजपा जो वहाँ पे है, जो कि अभी एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि किस तरह से पुलिस को मैसेज, वहाँ के आईपीएस को मैसेज भेजा गया था कि आप 3 बजे तक मुस्लिमों का 40-45% वोटिंग हो गया है, नमाज के बाद वो पुनः फिर से आएंगे, इसलिए आप पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा दीजिए। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जो अभी वो आपको वैलिड जो समाचार पत्र के बहुत सारे वेबसाइट हैं उस पर वो तैर रहा है। तो आपको ये दर्शाता है कि बौखलाहट है। तो अमरोहा भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा नहीं है। बागपत की बात करें, जैन चौधरी जी की प्रतिष्ठा दांव पर है, और बागपत में पूरा प्रचार जैन चौधरी जी कर रहे हैं। अगर आज वहां पे वोटिंग हुई, लग रहा है कि वहां पर जो दलित समाज की वोट है वो खिसकते हुए दिखाई दे, क्योंकि राजकुमार सांगवान को उन्होंने टिकट दिया है। गठबंधन का कोई फैक्ट पड़ेगा वहां पर? देखिए, राजकुमार सांगवान अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है, पर उनको गलत समय टिकट मिल गया। क्योंकि आप देखिए कि आरएलडी और भाजपा में लगभग 5-6 साल से एक दूसरे के अपोजिट काफी गहमा गहमी थी। जैन चौधरी को पीटा भी गया। इधर के जो किसान थे 1-1.5 साल तक आंदोलन किए, जिसमें 120-25 किसानों की जाने गई। ठीक है, राकेश टिकैत को आपको पकड़ के पीटने की कोशिश की गई। ये सारे प्रकरण जो थे वो आम जो जनता है, जो किसान वर्ग है, वो कहीं ना कहीं आज भी भूला नहीं था। तो इसलिए आप देखते हैं कि यदि लोगों में उत्साह होता तो वोटिंग परसेंटेज वहां भी बढ़ती, लेकिन वोटिंग परसेंटेज वहां पे 52-53% है। इसका मतलब है कि फर्स्ट फेज से भी कम चुनाव हुए हैं, और अभी आपको भाजपा और आरएलडी के जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो संघर्ष हुआ है वो भी आपको देखने को, क्योंकि लोग एक दूसरे को मंच नहीं देते थे, एक दूसरे से कोई उनका क्योंकि सिर्फ पार्टी का गठबंधन से चुनाव नहीं जीता जाता है, बल्कि जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच का भी दिल का तार जब तक नहीं मिलता है तब तक कंधे से कंधे मिलाकर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो सांगवान अच्छे कैंडिडेट होने के बावजूद भी वो ऐसे सिचुएशन में है कि उनकी भी राह आसान नहीं है।
हम बात करें मथुरा की, अलीगढ़ की, गौतम बुद्ध नगर की, बुलंदशहर की, यहाँ पर भी आज चुनाव था, तो क्या स्थिति आपको देखने को लग रही है इन सीटों पर? देखिए, मथुरा तो सीधे हार रहे हैं, क्योंकि हेमा मान लीजिए। हाँ, हेमा मालिनी का तो टिकट कटना था, अब न जाने कैसे मिल गया। ठीक है, तो वो खाली जब चुनाव आता है तो किसी खेत में घुस के और गेहूं का बाली इस बार भी एक वीडियो वायरल हुई गेहूं हाँ, काटते हुए। गेहूं का वीडियो काट के दिखा देती है। तो आम जनता ये चाहती है कि उसका जो वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो चाहती है कि यदि हम कोई नेता चुन रहे हैं तो वो हमारे करीब हो, हमारे पास हो, हमारे पहुंच में हो, हमारे लिए सस्ता हो, हम जब चाहें तब उसके द्वार पे चले जाएं, हम अपनी फरियाद, अपनी समस्या, और वो हमारी समस्याओं को खुद संज्ञान ले। ठीक है, तो चूंकि भाजपा हमेशा की तरह यही सोच रही थी कि मोदी जी का चेहरा है, कमल छाप है, योगी जी का वो है, और उसी के बल पे हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन पिछले 10 साल के शासन करने के बाद जनता को यह महसूस हुआ कि हम मोदी के नाम पर वोट तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं मोदी तो खत्म नहीं कर सकते, या हम मोदी के पास तो जा नहीं सकते। हम अपने कैंडिडेट के पास जाएंगे, और कैंडिडेट वहां पे मथुरा में है ही नहीं, वो तो दिल्ली के किसी आलीशान बंगले में बैठा है। ठीक है, तो जनता इस बार कांग्रेस के जो धनकर समाज से हैं, जो एक वहां पे है, और राजपूतों का भी उधर काफी विरोध रहा है भाजपा के। जैसा कि मैंने बताया कि राजपूतों ने भाजपा का उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, बिहार, बहुत सारे जगहों पे आपको तीव्र गति से विरोध किया है, और भाजपा का जो वो था ना, जो कॉन्फिडेंस था, वो काफी हद तक डाउन किया है। बसपा आपको इस चुनाव में कहाँ खड़ी दिखाई दे रही है? बसपा का क्या स्थिति रहेगी इस चुनाव में? बसपा इस समय मतलब भले उसका एक भी सीट ना निकले, ठीक है, एक आध सीट निकल जाए, लेकिन बसपा इस समय इंडिया को ही फायदा पहुंचा रही है। इसका कारण ये है कि जो 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन था, और कहीं कहीं साइकिल का सिंबल था, कहीं कहीं हाथी का सिंबल था। तो जहां जहां साइकिल का सिंबल था, जैसे वही बात हम आपको फिर बता रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं का जो जब तक दिल से दिल नहीं मिलता है, तब तक वो गठबंधन सही से चलता नहीं। तो जहां पे साइकिल का सिंबल था, तो बहुत लोग गए भी, और बहुत लोग फिर वो एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो लाभार्थी के तौर पर जो था वो भाजपा की तरफ गया। लेकिन हाथी छाप जो उसका सिंबल है, वो सिंबल लाभार्थी अभी भी है वो वर्ग, लेकिन वो अपने सिंबल को वोट करेगा। ऐसा नहीं है कि 5 किलो चावल उसको मिल रहा है तो वो जाके कमल छाप को मार के आ जाएगा। अगर कोई अन्य उसका सिंबल नहीं रहता तो हो सकता था कि वो चला जाता, लेकिन चूंकि ये हाथी का सिंबल है, इसलिए वह सिर्फ अपने हाथी के सिंबल पर गया है। तो यह भी कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान है, और बहुत जगह आपको बहुजन ने ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो आपको उसका जो परंपरागत वोटर है उससे अलग समाज से दिया है। जैसे उसने गाजियाबाद से राजपूत समाज को दिया है, कुंडीर को। यहाँ पे फर्स्ट चरण में भी आप देखेंगे तो वहां पे दिया था उन्होंने, कैराना लोकसभा में, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिया था, डाटो से तो दिया नहीं था। ठीक है, मुजफ्फरनगर में, हाँ, मुजफ्फरनगर में उन्होंने दिया था। तो उसने यह भी एक बड़ा किया है कि जो पहले भाजपा का वोटर था, तो उसी समाज में से सपा ने किसी आपको बसपा ने किसी एक को दे दिया है, तो जो उसके हाथी वाले सिंबल हैं वो तो देंगे ही, पर जिस समाज का कैंडिडेट है उस समाज के भी एक बहुत बड़ा वर्ग उसके तरफ जाएगा जो पहले भाजपा का वोटर था। दिखाई दे रहा है कि जहां जो जो समाज विरोध कर रहा था बीजेपी का, टिकट उसी समाज को दिया जा रहा है। राजपूत समाज विरोध कर रहा था, राजपूत को टिकट दिया गया। त्यागी समाज विरोध कर रहा है, त्यागी को टिकट दिया गया। क्या जाति फैक्टर को लेकर बसपा चल रही है? बसपा ये सोच रही है कि भाई हमारा जो बेस वोटर है वो हमारे सिंबल पे तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो बसपा के पास एक चीज है कि उसको राष्ट्रीय दल का भी तो एक सिंबल अपना बचाना है। तो अगर वो कम सीट पे लड़ती तो वो सिंबल भी हो सकता था कि छीन जाता, खत्म हो जाता। लेकिन बसपा को वोटिंग परसेंटेज अपना मेंटेन रखना है, तो उसने ये फार्मूला अपनाया कि जो अगर हमारा 80 सीट पे हमारा सिंबल रहेगा तो हमारा जो वोटर है 18% या 12-14% जो भी हमारा है वो तो हमको देगा ही। और जो समाज है किसी क्षेत्र में जो इस समय भाजपा के विरोध में है, तो अगर हम उसको टिकट देंगे तो वो भी अपने समाज का वोट लेके आएगा, जिससे हमारा वोट परसेंटेज जो होगा वो बना रहेगा। और कहीं ना कहीं एक नया वर्ग तैयार करना चाहती है बसपा।
अगले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बसपा, चूंकि यहाँ पे सहारनपुर में उन्होंने राजपूत समाज को कहा भी कि आप भाजपा की तरफ हमेशा लगे रहे और भाजपा ने आपको दरकिनार किया, आप मेरे साथ आइए, हम आपको सम्मान देंगे, हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे। तो बसपा ने अभी अपने अगला जो उसका चुनाव है विधानसभा का 27 में, तो उसको देखकर वो एक कि अपना वोट परसेंटेज भी हमारा आपको लोकसभा में दिखेगा कि हमने इतने वोट परसेंटेज पाए। तो इससे क्या होगा कि एक जो भी सांसद का जो भी 80 सीट पे उसका जो टिकट लड़ रहा है वो ऑब्वियसली विधानसभा में भी उसका दावेदारी करेगा अपने उसके सिंबल पे। तो कहीं ना कहीं एक नया लीडरशिप भी तैयार कर रही है मायावती जी, तो उनका एक दूरगामी परिणाम है। दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, और इस चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है दिल्ली पर? कुछ फर्क पड़ेगा? बीजेपी को फायदा होगा या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, जनता थोड़ी जेल में है, वोट तो जनता को देना है। तो आप दिल्ली के किसी एक जो बहुत ज्यादा अमीर लोगों से पूछेंगे तो हो सकता है कि वो भाजपा का पक्ष ले लें, लेकिन जो रोज 500 रुपया कमाता है और उसका महीने का बिजली बिल उसका फ्री में चला जाता है, पानी का बिल नहीं देना होता है, ठीक है, उसका तबीयत खराब होता है तो मोहल्ला क्लिनिक में उसका दवा हो जाता है, तो वही ना जो 500 रुपया कमाता है रोज, वो उसका एक पैसा जो इन सब चीजों में खर्च होता है वो उसका बच रहा है। तो उससे जाके आप पूछेंगे तो वो केजरीवाल को वोट देगा। तो आप ये समझिए कि केजरीवाल जेल में बंद है, जनता जेल में बंद नहीं। पहले चरण में भी हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज कम रही, इस चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रही, तो क्या लोगों में अभी रुझान है या रुझान कम दिखाई दे रहा है चुनाव के प्रति? अब तो मतलब आपको हिंदी पट्टी में बेहद कम हो रहा है। आप देखेंगे कि साउथ में वोट परसेंटेज ठीक जा रहा है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का ठीक चल रहा है। भाजपा का ताकत हिंदी पट्टी था, और हिंदी पट्टी में आप देखेंगे कि भाजपा का जो लहर होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। बिहार में भी आप देखेंगे तो बहुत कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है, उत्तर प्रदेश में कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है, मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। तो ये दर्शाता है कि अब कोई लहर वहर नहीं है। एक कारण और भी है वोटिंग परसेंटेज का कि अभी CSDS का एक रिपोर्ट आया है कि 40% लोग ये मानते हैं कि हमारी महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों से जो है कोई भी सरकार अब उसको खत्म नहीं कर पाएगी। तो जो अपना छोटा मोटा काम खेत में है, तो जो खेत में काम करने गया उसका गेहूं लगा हुआ है, तो सोच रहा है कि हम गेहूं काटें कि जाके वोट दे के क्या करेंगे, कौन सा हमारे फसल का दाम मिल जाएगा आपको कि MSP पे मिल जाएगा। जो दुकानदार है वो सोच रहा है कि हम दिन भर बेचेंगे तो 500 रुपया का सामान बेचेंगे, यहाँ वोट दे के क्या करेंगे, वो 50 तो GST लगा के हमारा वो भी खत्म कर दे रहे हैं। तो इस तरह से गार्जियन भी परेशान है, आपको पढ़ाई लिखाई पे GST है, किताब पे GST है, हर तरह से लोग परेशान हैं। तो लोग जब परेशान होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा किसी अपने रोजी रोटी में ही परेशान रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा उत्सव नहीं होता है। मोदी जी का एक अभी बयान आया एक रैली में कि जो हिंदू महिलाओं के गहने हैं, मोमडन उसको रख लेंगे या छीन लेंगे, इस तरह का एक बयान चला था। अभी उस पर काफी ट्रोल भी किया गया उन्हें, सभी सभी चैनलों पर वो चला, सभी अखबारों में वो चला। तो इस पर आप क्या देखते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम अब ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से अब ये फैक्टर चलाया जा रहा है। अब अगर ये फैक्टर चल जाता तो आपको दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गए होते। इसका मतलब है कि जनता यह इतनी मूर्ख नहीं है कि आप 10 साल शासन करने के बाद फिर बाद में वही हिंदू मुस्लिम करने चले आएंगे और लोग मान जाएंगे। आजकल आपके कब्जे में मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया आपके कब्जे में नहीं है। आप जो भी बयान देते हैं उसका तुरंत सारा वीडियो का सारा सच्चाई बाहर आ जाता है। जिस बयान को वो कह रहे हैं वो सिर्फ लास्ट का बयान दे रहे हैं, उसमें उसने दलित, आपको फिजिकली चैलेंज, ST SC, महिला, पिछड़ा वर्ग, सबको उन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये तो बस खाली भाजपा का चूंकि हमेशा से सांप्रदायिकता से, घृणा से वोट मिलता है, लेकिन अब वो चलेगा नहीं, क्योंकि आप 10 साल शासन कर चुके हैं, और 10 साल शासन करने के बाद, और आप ये देखेंगे कि पिछले 10 साल से मोदी जी कभी भी देश के प्रधानमंत्री लगे ही नहीं। ये हमेशा लगे कि ये भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा को चुनाव जिताने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो देश के नाम आप संबोधन नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास,
एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आपको घुसपैठिया है। तो ये सारे बयान आपके बौखलाहट प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो बात सत्य है, यहाँ भारत है, यहाँ पे हर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा सबका सब कुछ न कुछ अलग अलग है, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं। भारत में जब भी संकट आता है, पूरी कम्युनिटी, पूरा समाज एक मुश्त होकर, एक विचार रखकर इसका सामना करता है। ऐसा नहीं है कि आपको जब लाल बहादुर शास्त्री ने 1-2 दिन का भोजन छोड़ने के लिए कहा था तो खाली हिंदू भोजन छोड़े थे, सारे लोगों ने भोजन छोड़ दिए थे। ऐसा नहीं है कि जब आपको देश पे संकट आया तो सिर्फ किसी एक को, अगर भारत वर्ल्ड कप हारा तो सबको दुख हुआ। तो ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इसीलिए आप चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाके आप राहुल गांधी से सीखिए, इतना चुनाव हारने के बावजूद भी उसकी भाषा सांप्रदायिक नहीं हुई। उनका कभी भी ये नहीं हुआ कि हाँ हिंदू मुस्लिम चाहे जाति या धर्म या इसका बात करके वोट। मनमोहन सिंह पर टिप्पणी की थी कि मनमोहन सिंह ने मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज रखी थी। मनमोहन सिंह का पूरा बयान बाहर आ गया ना इनके कहते ही, इसीलिए तो वो पहले क्या था कि शुरू में लोग इतने उस तरह से अवेयरनेस नहीं थे, तो ये जो भी उल्टा सीधा बोल देते थे। हिटलर का वो बात है कि 100 को 100 बार झूठ बोलो तो फिर वो सच लगने लगता है, लेकिन अब जब वही वो झूठ बोलते हैं सच तुरंत बाहर आ जाता है। तो अब जनता सबके हाथ में मोबाइल है, सब जानता है कि सच्चाई क्या है। 400 पार हो पाएगी। हाँ, नारा है 400 पार का। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला लें तो हो सकता है, लेकिन 200 से नीचे रहेंगे। तो ये हमारे साथ थे राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर निर्भय सिंह जी। तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात की। आज सेकंड फेज का चुनाव था, 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव रहेगा और क्या स्थिति रहेगी, ये पूरी स्थिति 4 जून को पता लगेगी। 4 जून को सभी का रिजल्ट आना है और क्या स्थिति रहेगी ये तो हमें 4 तारीख में ही पता लगेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।